Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है रूल्स फॉर चेंज इन पर्सन्स और इससे आगे। तो आइए आज का वीडियो रूल्स फॉर चेंज इन पर्सन्स के साथ हम शुरू करते हैं। ऑल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सभी प्रोनाउंस है और ये सभी प्रोनाउंस यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। इनको सभी को कुछ नियमों के अनुसार या निम्न प्रकार लिखे हुए नियमों के अनुसार इनको चेंज किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, ऑल प्रोनाउंस यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो वे सभी प्रोनाउंस जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए जाते हैं उन प्रोनाउंस को निम्न प्रकार से या निम्न नियमों के अनुसार चेंज किया जाता है या इन नियमों के अनुसार चेंज किया जाता है। रूल 1, एवरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसको समझिए, यहां पर इस तरह से देखिए, एवरी फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। एवरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहां ये इसको मैं राउंड कर रहा हूं, इसके चारों तरफ कर्सर घुमा रहा हूं, तो ऐसे देखिए, एवरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इज चेंज्ड, ये चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इसका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये है। तो ये कहा जाता है कि प्रत्येक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, यानी कि सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में चेंज करते समय इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर यहां फर्स्ट पर्सन आई है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई है, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच यानी वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब है कि अगर ये थर्ड पर्सन है तो इस आई को भी थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया जाएगा। अगर ये भी फर्स्ट पर्सन है तो इसको भी फर्स्ट पर्सन रहने दिया जाएगा। अगर ये सेकंड पर्सन है तो इसको सेकंड पर्सन कर दिया जाएगा। ये है, यानी अभी ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन है। तो जब इसको इनडायरेक्ट यानी कि एक इन्वर्टेड कॉमास हटा करके जब हम इसको आगे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो आई को भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कर दिया जाएगा। तो इसलिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। तो इसलिए यहां पर इसके लिए यहां पर ही में चेंज कर दिया गया। तो ही सैड दैट ही वॉज डूइंग, तो यह मतलब ये, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क। तो यहां आई को किसमें, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही थर्ड पर्सन है। तो इसलिए आई को भी थर्ड पर्सन में कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज होता है वह सेंटेंस हो जाता है, He said that he was doing his work। अब इसमें that कहां से आ गया ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और was कैसे आ गया ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार मैं बता देता हूं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटाया है इसकी जगह पर इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए that लगाया है, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां हमने that लगाया है। और चूंकि इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है, इसलिए इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट है वह पास्ट में हो जाता है, इसलिए यहां वॉज लगाया है। एंड आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है और वह ही के अकॉर्डिंग चेंज किया जाना, इसलिए यहां इसको ही लगाया है। बार बार ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है। रूल 2, एवरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब।
तो यहाँ पे फिर से देखिए, एवरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू। तो एवरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो हर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू। तो ये यू, यानी योर भी क्या है? ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन ही है। तो हर सेकंड, एवरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इज चेंज्ड, इसको चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है रमेश सेड टू हिम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का या तो प्रेडिकेट मान लीजिए या उसका ऑब्जेक्ट मान लीजिए, दोनों ही हिम है। तो हिम के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हिम के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि हिम का पर्सन क्या है? तो हिम का पर्सन है थर्ड पर्सन, तो इसका थर्ड पर्सन हो जाएगा, यानी यू है, यू किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। और योर है, ये पजेसिव केस है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? ये भी थर्ड पर्सन में, यानी योर का थर्ड पर्सन का पजेसिव हिज होता है, और थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, यानी यू यहां पर सब्जेक्ट है, तो यहां पर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आएगा। योर यहां पजेसिव है, तो यहां थर्ड पर्सन पजेसिव आएगा। तो इसलिए यू को चेंज करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग? यू को रमेश के, यू को हिम के अकॉर्डिंग सॉरी चेंज करेंगे हम, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसलिए यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। योर जो है पजेसिव केस है, तो पजेसिव में थर्ड पर्सन हिज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ चेंज कर देंगे। और यह सेंटेंस रमेश सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, ये इनडायरेक्ट में चेंज होकर के हो जाएगा रमेश टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली, यानी योर को हिज में चेंज कर दिया और यू को ही में चेंज कर दिया। फिर से देख लीजिए, रूल क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कोई भी प्रोनाउन, रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया हुआ कोई भी प्रोनाउन यदि सेकंड पर्सन है, तो वह सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों एक ही होते हैं के अनुसार। के अनुसार का मतलब है कि इसका पर्सन वही, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन का पर्सन वही होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट पार्ट का पर्सन होगा। तो इसका पर्सन है थर्ड पर्सन, तो यू भी किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहां ही हो जाएगा और यहां पर हिज हो जाएगा। तो इसलिए रमेश टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली, ये रमेश सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली को का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, यानी रमेश सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है रमेश टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली। रूल 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में वह अनचेंज्ड रहता है, यानी उसको चेंज नहीं किया जाता है। इसको इस टेबल में देख लेते हैं। ऑल फर्स्ट पर्सन्स चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब यह है कि अगर आई है तो आई और वी है तो वी, दोनों ही रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ऑल सेकंड पर्सन्स का मतलब है यू, तो यू योर इस तरह से ये सभी जो भी सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर प्रेडिकेट पार्ट के अकॉर्डिंग दोनों एक ही होते हैं। ऑब्जेक्ट पार्ट भी वही होता है और प्रेडिकेटिव पार्ट भी वही होता है, प्रेडिकेट पार्ट। तो इसलिए इन दोनों का, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए
चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा, टेबल मैंने पढ़ दिया। इसके बाद है मिसलेनियस चेंजेस। मिसलेनियस चेंजेस का मतलब है और भी इससे जुड़े हुए अन्य चेंजेस। तो सम टिपिकल वर्ड्स यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड एज लिस्टेड बिलो। निम्न प्रकार से चेंज कर दिए जाते हैं जैसे, लेकिन ये ध्यान रखें ये सब तब चेंज किए जाते हैं यूजुअली जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में होता है। जैसे नाउ है तो नाउ को देन में चेंज कर दिया जाता है। दिस और दीज है तो दैट और दोज में चेंज कर दिया जाता है। हिदर का दिदर में चेंज कर दिया जाता है। हियर का देयर में चेंज कर दिया जाता है। हैंस का देंस में चेंज कर दिया जाता है। एंड 10 का 100 में चेंज कर दिया जाता है। कम का गो में चेंज कर दिया जाता है। टुडे का दैट डे में चेंज कर दिया जाता है। टुमारो का नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया जाता है। येस्टरडे का द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाता है। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट में चेंज कर दिया जाता है। अगो का बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, he said I will do this work now. Indirect, he said that he would do that work then. तो यहाँ पर नाउ को किस में चेंज कर दिया है, देन में चेंज कर दिया है, देखेंगे। एंड आई को ही में चेंज कर दिया, विल को वुड में चेंज कर दिया, दिस को दैट में चेंज कर दिया है, इनको देखेंगे। इसी तरह से ही सैड आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग अगाउ। तो यहाँ ही सैड दैट, आई को ही में चेंज कर दिया है, केम को हैड गॉन में चेंज कर दिया है, एंड दिस विलेज को दैट विलेज में चेंज किया है, लॉन्ग अगाउ को लॉन्ग बिफोर में चेंज कर दिया है। तो इसको क्यों क्यों कैसे कैसे चेंज कर दिया है देखेंगे आप। ये सभी रूल्स में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वैसे तो हम बात कर चुके हैं, इसमें और हम डिटेल में दोबारा से बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बिगिन इन टू वेज। दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं। एक तो ऑक्सिलरी के साथ शुरू होते हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डिड, डज दो बार आया है, कैन, कुड, तो ये डबल लिख गया है, तो इनके साथ शुरू होते हैं। और कैन या कुड के साथ शुरू होते हैं, या फिर विद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के साथ शुरू होते हैं। ये शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं WHO, हु, whom, whose, which, what, when, where, why और how, ये इनसे शुरू होते हैं। एंड तो ये दो तरह से शुरू होते हैं। तो इसमें वैसे तो ये सब हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हुए, वी कैन मेक अ चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। हम सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज कर सकते हैं, बट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट्स टेंस। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ सैड वी कैन यूज आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, ये हम कह सकते हैं। यानी सैड जो है, सैड की जगह पर हम आस्क्ड ऐसे हम कह सकते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन हम इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते। यानी सैड का जो पास्ट टेंस है वो हम यहाँ देखिए, आस्क्ड में भी हमने पास्ट टेंस लिखा है, इंक्वायर्ड में भी पास्ट टेंस लिखा है, और डिमांडेड में भी पास्ट टेंस लिखा है। तो इसी तरह से हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। रूल 2, कनेक्टिव दैट इज नॉट यूज्ड टू जॉइन एनी काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कनेक्टिव दैट को हम यूज नहीं करते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें कनेक्टिव दैट नहीं आएगा बिल्कुल भी। रूल 3, if the interrogative sentence begins with, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अरे अब ज्यादा ही हो गया।
चलिए, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इन दी डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या नरेशन में कोई सेंटेंस अगर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों एक ही चीज होते हैं, अथवा या मीन्स अथवा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इट बिगिंस विद इफ और वेदर इन द इनडायरेक्ट नरेशन, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हमको इफ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रोनाउन से शुरू होता है इन दी डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच में, तो इट विल बिगिन विद द सेम इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, तो यह सेम एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन से शुरू होगा इन दी इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में भी या इनडायरेक्ट स्पीच में भी जिस इंट्रोगेटिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रोनाउन से शुरू हुआ है वह सेंटेंस उसी से वह शुरू होगा। नो कनेक्टिव इज नीडेड टू जॉइन इट विद द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच से इसको जोड़ने के लिए किसी भी कनेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड मस्ट बी वेरी केयरफुली ऑब्जर्व्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है और बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना चाहिए और देखा जाना चाहिए। The interrogative sentence is changed into an assertive sentence. Interrogative sentence जो होता है उसको हम assertive sentence में चेंज कर देते हैं in the indirect narration. Indirect narration में जो sentence interrogative sentence में मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, यानी कि उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बना देते हैं या सकारात्मक वाक्य बना देते हैं, यानी कि बिना मतलब सिंपल सेंटेंस बना देते हैं उसको। इन ऑर्डर टू चेंज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव वन, द सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड द मार्क ऑफ इंटरोगेशन शुड बी रिमूव्ड। तो इन ऑर्डर टू चेंज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, चूंकि वो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए द सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले लिखी होती है और सब्जेक्ट बाद में लिखा होता है, और असर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में लिख देते हैं या करते हैं। एंड द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन शुड बी रिमूव्ड, और जो इंटेरोगेशन का मार्क है उसको हम रिमूव कर देते हैं या कर दिया जाना चाहिए। रूल 6, द ऑक्सिलरी डू और डज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड। रिपोर्टेड स्पीच की अगर कोई डू और डज है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब आई है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू, डज या डिड भी आया हो तो इनको हटा देना चाहिए। एंड इन देयर प्लेस द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड, और इसकी जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये उसके लिए है ये वाला रूल जब वह रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में नहीं है तब यह रूल लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब बाकी तो सब डू डज ये सब तो लागू होता है, सेंटेंस को मतलब सिंपल सेंटेंस बना देना चाहिए ये भी लागू होता है, लेकिन इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में लिखना चाहिए ये लागू नहीं होगा। अगर डू डज आया है और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तब रिपोर्टिंग, तब ये मतलब जो वर्ब है वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगी, जिसमें है उसी में आएगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो यही नियम चालू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लागू होगा, चालू होगा मतलब लागू होगा। डायरेक्ट, ही सेड टू राम, डू यू नो हिज नेम, तो यहां पर देखिए ही सेड टू राम, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वह पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट कहेंगे। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है, इस कंडीशन में ये जो डू आया है डू को तो हटा दिया जाएगा, और चूंकि इस जब कोई सेंटेंस डू या डज से या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वेदर या इफ लिख दिया जाता है, और कनेक्टिव कोई नहीं लगाया जाता है तो यह कनेक्टिव तो कोई नहीं लगाएंगे और उसकी जगह वेदर या इफ लिख देंगे, तो यहाँ पर वेदर लिख दिया गया है। उसके बाद यू है अकॉर्डिंग टू रूल के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन
में प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो यह ही लिख दिया। एंड उसके बाद फिर क्या है कि चूंकि ये पास्ट टेंस में है, सैड पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब के अनुसार इसकी जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वह इसके अनुसार पास्ट टेंस में हो जाएगी, तो नो का न्यू हो जाएगा। ये तब होगा क्योंकि ये पास्ट में, अगर ये पास्ट में नहीं होता तो ये नो में ही रहता, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता और यहाँ ही नोज हो जाता, वेदर ही नोज हो जाता। अगर ये फ्यूचर या प्रेजेंट में होती वर्ब तो, चूंकि यह पास्ट में है इसलिए यहां नो को भी हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना पड़ेगा, डू को खत्म करना पड़ेगा और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना पड़ेगा, जो कि यहां पर किया गया है। तो इस तरह से ही सेड टू राम, डू यू नो हिज नेम, इसका ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन में है ये सेंटेंस, और इसलिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड राम वेदर ही न्यू हिज नेम, ही आस्क्ड राम वेदर ही न्यू हिज नेम, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव साइन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ है। देन इज रूल 7। रूल 7 में क्या है, द ऑक्सिलरी डिड इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड एंड द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। ऑक्सिलरी डिड, द ऑक्सिलरी डिड if the reported speech is removed, अगर reported speech, तो did को if the reported speech is removed and the past perfect form of the main verb is used, तो मतलब अगर past perfect form यूज की जाती है तो क्या है, did को हटा दिया जाता है। जैसे इसमें कुछ सेंटेंस में कहीं कुछ मुझे लगता है गलती है, the auxiliary did is removed हो जाएगा if the reported speech, if the reported speech the auxiliary did is removed हो जाएगा and the past perfect form of the main verb is used। तो अगर मतलब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है ये हो जाएगा, मतलब अगर डिड है, इफ द ऑक्सिलरी इज डिड ऐसे हो जाएगा, द ऑक्सिलरी डिड। चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, द इफ, ये एक्चुअली इफ प्रॉब्लम कर रहा है, ये है वास्तव में पूरा, ये एक वर्ड गलत होकर के इसने, हाँ, तो द ऑक्सिलरी डिड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अब ठीक है, द ऑक्सिलरी डिड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर रिपोर्टेड, ये मैंने उधर पीछे ही डिस्कस कर लिया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड आया है तो डिड आया है तो फिर इस डिड को हटा दिया जाएगा, इज रिमूव्ड यानी इसको हटा दिया जाएगा, एंड द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड, और इसकी जगह पर पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब डिड से स्टार्ट हुआ है, तो इस रूल के मुताबिक क्या जाएगा, डिड को हटा दिया जाएगा यहां से और इसकी जगह वेदर लगाया जाएगा और इसके अनुसार यह पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे में चेंज हो गया और ये डिड का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से रूल 8, इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज डू नॉट और डज नॉट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट और डज नॉट आया हो इन द इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में इट विल हैव डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें इट विल हैव, तो इसको डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। जैसे ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में, अच्छा, इन द इनडायरेक्ट नरेशन इट विल हैव डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट और डज नॉट आया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये डिड नॉट हो जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही सेड टू राम, डू यू नॉट नो मी,
तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट नो मी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड राम, डू की जगह तो क्या हो जाएगा वेदर। अब चूंकि ये नॉट तो लगाना ही है तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, डू की जगह ये डिड नॉट हो जाएगा, यानी ये जो डू है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, और चूंकि पास्ट में बनाना है तो डू नॉट की जगह डिड नॉट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ही आस्क्ड राम वेदर ही डिड नॉट नो हिम, तो ये ऐसे हो जाएगा। Now, rule number 9 is if the reported speech has did not in the direct narration, अगर direct narration में reported speech, if the reported speech has did not, अगर reported speech में did not है तो in the direct narration में it will have had not plus past perfect form, यानी कि third form of the verb in the indirect narration, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड नॉट आया है तो फिर डायरेक्ट नरेशन में जाते समय ये हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम, तो ये डिड पहले तो डू नॉट था, यहां पर क्या है, डिड यू नॉट प्रॉमिस, तो ये डिड यू नॉट किस में हो जाएगा, हैड यू हैड नॉट प्रॉमिस्ड में हो जाएगा, यानी यू हैड नॉट प्रॉमिस्ड। अब यू को मैंने कह दिया यू हैड नॉट प्रॉमिस्ड, इसका मतलब यू ही नहीं हो जाएगा, यू को जो किसमें, यहां पर मैं समझाने के लिए मैंने यू हैड नॉट कह दिया है, लेकिन जब इस यू को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यू भी चेंज हो जाएगा, तब यू चेंज हो जाएगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा, सेकेंड अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड हो जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम वेदर, वेदर क्यों लगाए, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वेदर, उसके बाद यू किस में चेंज हो जाएगा, ही में, तो ही हो गया वेदर ही, और उसके बाद ये डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा, हैड नॉट में, तो वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम, इस तरह से हो जाएगा, वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। तो ये हैड नॉट क्यों हो रहा है, फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, तो इसके इंट्रोगेटिव होने के कारण तो हमने वेदर लगा दिया और यहां से डिड खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी हमको ये सेंटेंस तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो नेगेटिव रखने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि इस सेंटेंस जब डिड हो गया तो डिड को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में लगा दिया जाएगा, और नेगेटिव में पास्ट परफेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम, इस तरह से ये हो जाएगा। Rule 10, the rules for change in pronouns are the same as applicable in assertive sentences. The rules for change in pronouns, pronouns को change करने के जो rules हैं are the same as applicable in the assertive, मतलब जैसे assertive sentences में होता है वैसे ही किसी भी प्रकार के sentence में rules for change in pronouns माने जाते हैं, यानी प्रोनाउंस का पर्सन चेंज करने के लिए हर प्रकार के सेंटेंस में वही रूल फॉलो किए जाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। नाउ इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे the sentences which carry the sense of order, request, wish, advice, etc. are called imperative sentences. तो ऐसे sentences जिनमें ऑर्डर का भाव होता है या सेंस होता है या अर्थ होता है, रिक्वेस्ट का सेंस होता है या अर्थ होता है, या विश यानी किसी को शुभ इच्छा देने का विश सेंस होता है या अर्थ होता है, या फिर एडवाइस यानी कि सलाह देने का सेंस होता है, आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। These sentences often begin with finite verb, ये sentences usually मतलब अधिकांशतः finite verb से start होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है यहाँ पर यह भी मैं बता दूं, तो फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो यूज की जाती है वर्ब, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज की जाती है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो इस तरह से अब है गो अवे, वर्क हार्ड, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सभी क्या है, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं।
गो अवे, वर्क हार्ड, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये गो अवे ये ऑर्डर दे रहा है, वर्क हार्ड ये एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर भी हो सकता है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये भी एक ऑर्डर है। तो समटाइम्स दीज सेंटेंसेस ऑल्सो बिगिन विद, ये सेंटेंसेस भी कभी कभी किससे स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज से भी स्टार्ट होते हैं, काइंडली एंड सच अदर पोलाइट एक्सप्रेशन से भी स्टार्ट होते हैं। तो जैसे प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज से स्टार्ट हो गया, काइंडली लीव द सीट, तो ये काइंडली से स्टार्ट हो गया, लेट हिम कम, ये भी ऑर्डर देने वाला है लेकिन ये लेट से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये स्टार्ट होते हैं। तो इनके लिए हम आगे पढ़ेंगे, इनके विषय में रूल्स पढ़ते हैं कि इनको कैसे प्रयोग करते हैं। तो रूल 1, द रिपोर्टिंग वर्ब कैन अप्रोप्रिएटली बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस बट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट्स टेंस। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जा सकता है, अप्रोप्रिएटली बी चेंज्ड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अनुसार, जो भी हमारा अर्थ या भाव है सेंटेंस का उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जा सकता है, बट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट्स टेंस, लेकिन इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ सेड वी कैन यूज रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरबेड, इनमें से हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं सैड की जगह पर। हम रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, अगर हमें रिक्वेस्ट का फीलिंग लगता है तो हम रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, और अगर हमें पूछने वाला या ऑर्डर देने वाला फील होता है तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। सलाह देने का अर्थ हमको महसूस होता है तो एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, और मना करने का है तो फॉरबेड भी लिख सकते हैं। तो लेकिन देखिए सैड का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, यानी टेंस चेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ वर्ब चेंज हो सकती है। यानी से की जगह रिक्वेस्ट हो सकता है, आस्क हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइज हो सकता है, या सैड की जगह पर रिक्वेस्टेड हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, प्रपोज्ड हो सकता है, फॉरबेड हो सकता है, लेकिन टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है द रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब। इसकी जो रिपोर्टेड वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव में चेंज हो जाती है, यानी टू प्लस वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू और लगा दिया जाता है। नो अदर चेंजेस मेड इन द वर्ब, और वर्ब में कोई दूसरा चेंज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा वर्क वेरी हार्ड, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करो। तो ये क्या है, वर्क वेरी हार्ड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और इस तरह से क्या है, यहां सेड आया है, देखिए ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, तो यहां जैसा कहा गया था कि सैड को रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, तो यहां सैड को एडवाइज्ड में चेंज कर दिया गया है। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और फिर ये इसको क्या बना दिया, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बनाने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट फॉर्म थी और इससे पहले टू और लिख दिया, तो टू वर्क वेरी हार्ड हो गया। तो इस तरह से द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क वेरी हार्ड हो गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू और लिख दिया, या यूं कह के इसको इन्फिनेटिव बना दिया। इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद डू नॉट, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू होती है, रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू होती है, यानी जो यहां वर्क से स्टार्ट हुआ उसकी जगह डू नॉट आ जाता है। वी रिमूव डू, हम जो है डू को हटा देते हैं, एंड द मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव, और जो मेन वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव में चेंज करने का मतलब है कि उसके साथ हम टू लगा देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम टू लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, My father said to me, don't go there. Don't go there means do not go there. My father said to me, don't go there. तो don't go there मतलब do not go there। अब do not go there में से हमने क्या हटा दिया, to हटा दिया हमने।
सॉरी डू हटा दिया, हमने डू को हटा देते हैं, वी रिमूव डू एंड द मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव, और मेन वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो मतलब डू को तो हटा दिया तो नॉट वहीं रह गया। तो इनडायरेक्ट माई फादर एडवाइज्ड मी, डू को हटा दिया तो नॉट रह गया और वर्ब को इन्फिनेटिव बना दिया। इन्फिनेटिव बनाने का मतलब है गो से पहले टू लगा दिया, यानी यहाँ जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे पहले हम टू लगा देंगे यहाँ पे, तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, माई फादर सेड टू मी डोंट गो देयर, और यहाँ सेड को किस में चेंज कर दिया, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, ये हो गया। इसी तरह से रूल फोर द रूल्स फॉर चेंज इन टेंस एंड प्रोनाउंस आर द सेम एज डिस्कस्ड अंडर असर्टिव सेंटेंसेस। तो रूल्स फॉर चेंज इन टेंस और प्रोनाउंस में जो रूल्स चेंज होते हैं, मतलब चेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं, द रूल्स फॉर चेंज इन टेंस एंड प्रोनाउंस आर द सेम, वे रूल्स सेम होते हैं एज डिस्कस्ड अंडर असर्टिव सेंटेंसेस। जो असर्टिव सेंटेंसेस में डिस्कस किए जा चुके हैं वही रूल्स होते हैं इनके यहाँ पर टेंस और प्रोनाउंस को चेंज करने में, बाकी सब कुछ यही होता है। यानी कि अगर डू नॉट है तो डू को हटा करके नॉट लगा रहने दिया और वर्ब को इन्फिनेटिव बना दिया, तो वर्ब से पहले टू लिख दिया, बस हो गया। द रूल, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ रूल इज सम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैरी द सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो सेंस होता है वह प्रोहिबिशन यानी मना करने का होता है, जिनमें किसी चीज के विषय में मना किया जाता है। इन सच सेंटेंसेस फॉरबिड और फॉरबेड कैन बी यूज्ड। ऐसे सेंटेंसेस में या तो फॉरबिड या फिर फॉरबेड, फॉरबिड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फॉरबेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जा सकता है। जैसे माय फादर सेड डोंट प्ले इन द सन, माई फादर सेड डोंट प्ले इन द सन, यानी सन में मत खेलो, यानी धूप में मत खेलो। तो इनडायरेक्ट माई फादर फॉरबेड मी टू प्ले इन द सन, तो यहाँ पर डोंट को हमने टू प्ले में चेंज कर दिया और नॉट को हमने फॉरबेड में, नॉट प्लस सेड को हमने फॉरबेड में कह दिया। माई फादर फॉरबेड मी टू प्ले इन द सन। इस तरह से इस वर्ब को हम फॉरबेड या फॉरबेड में चेंज कर देते हैं, यानी नॉट यहाँ से नॉट आ जाता है और यहाँ से आ जाता है या सेड आ जाता है, दोनों को मिलाकर के फॉरबिड या फॉरबिड हम बना देते हैं। तो इस तरह से ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के विषय में सेक्शन फिनिश होता है। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने में क्या होता है, दी सेंटेंसेस विच कैरी द सेंस ऑफ सडन जॉय, सोरो, वंडर, डिसअपॉइंटमेंट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो सडन मतलब अचानक कोई प्रसन्नता देते हैं या कोई दुख देते हैं या कोई आश्चर्य देते हैं या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं या इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। These sentences generally begin with such exclamatory words। ये sentences वास्तव में किसी exclamatory words के द्वारा शुरू किए जाते हैं, जैसे alas, oh, hurrah, bravo, how, what। इस तरह के शब्दों से ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं, तो इस तरह के शब्दों से ये शुरू होते हैं यूजुअली। तब क्या करते हैं, तब इनको चेंज करने के लिए क्या होता है, रूल वन, in place of the reporting verb said, some other verbs as exclaimed, wished, prayed are used according to the sense। जहां पर हम said कहते हैं तो said की जगह पर इनको चेंज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते समय, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय said की जगह पर या तो exclaimed आ जाता है या wished आ जाता है या prayed आ जाता है या मीनिंग के अकॉर्डिंग इस तरह से कुछ और भी वर्ड्स आ सकते हैं। दूसरा है कनेक्टिव दैट इज यूज्ड। इनमें कनेक्टिव दैट को यूज किया जाता है और मतलब एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड इस तरह से लिखने के बाद फिर कनेक्टिव दैट आता है। एंड रूल नंबर 3, आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब वी यूज सच एक्सप्रेशंस एज। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कुछ एक्सप्रेशंस इस तरह के भी हम इसमें यूज कर लेते हैं, जैसे जॉयफुली, सोरोफुली, विद सोरो। जो भी सेंस है उस, अगर खुशनुमा है कोई अर्थ तो जॉयफुली, अगर कुछ दुख देने वाला अर्थ है तो सोरोफुली या विद सोरो या विद जॉय। इन एस्टॉनिशमेंट, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात है तो इन एस्टॉनिशमेंट।
ऐसे ये हम लिख देते हैं एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंस, ये सब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, वाओ व्हाट अ नाइस बॉय, व्हाट अ नाइस थिंग, हाउ ब्यूटीफुल थिंग इज, हाउ ब्यूटीफुल वैली इज, इस तरह से सीन इज, तो इन सभी सेंटेंसेस को हम किसमें चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, यानी कि सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। Rule 5, the rules for change of tense and pronoun are the same as used in assertive sentences. तो टेंस और प्रोनाउन को चेंज करने के सभी रूल्स वही हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते समय जो टेंस और प्रोनाउंस हमने पढ़े, वही सब रूल्स हैं टेंस और प्रोनाउन को चेंज करने के लिए। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए वही टेंस और प्रोनाउन को चेंज करने के लिए भी वही रूल्स हैं जो हम असर्टिव सेंटेंसेस में या असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय पढ़ चुके हैं। तो रूल 6, इफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन द डायरेक्ट नरेशन इज इनकम्प्लीट, यानी अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में इनकम्प्लीट है यानी कि पूरा नहीं है, इट इज मेड अ कंप्लीट सेंटेंस, तब इसको हम कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं इन द इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको पूरा सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं बाय एडिंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके साथ यूजफुल यानी कि उचित और उपयोगी सब्जेक्ट या वर्ब जोड़कर हम इसको एक पूरा और कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। एंड इसके बाद है क्वेश्चन टैग, तो इसको हम टॉपिक को यहीं तक रखेंगे और क्वेश्चन टैग से हम दूसरा वीडियो लेंगे। और तो इस वीडियो में इतना ही, यहीं तक। थैंक यू एंड बाय बाय। बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।